नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है आप सबका टेक्निकल क्लास में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस अपडेट्स को। दोस्तों पहली अपडेट की बात करते हैं तो भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। समुद्र में अब भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा होने जा रहा है। भारतीय नौसेना के 2 अग्रिम मोर्चे यानी कि फ्रंट लाइन युद्धपोतों का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 17 मई को उद्घाटन करने वाले हैं। बता दें कि इनमें चौथा और अंतिम प्रोजेक्ट 15B नेक्स्ट जनरेशन स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS सूरत है और प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट INS उदयगिरी है। बता दें कि दोनों ही प्रोजेक्ट यानी कि प्रोजेक्ट 15B और प्रोजेक्ट 17A इन्हें घरेलू रूप से ही तैयार किया गया है। दोस्तों इन दोनों ही स्वदेशी युद्धपोतों में 75% यानी कि 75% जो उपकरण है उन्हें घरेलू कंपनियों से खरीदा गया है। बता दें कि इन दोनों ही युद्धपोतों में बेहतर हथियार और सेंसर, इसके अलावा प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट प्रणाली लगी है। बता दें कि INS सूरत ये जो युद्धपोत है ये रडार को चकमा देने की प्रणाली से युक्त है। इससे पानी के अंदर से भी पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करने में मदद मिलेगी। वहीं INS उदयगिरी अपने प्रोजेक्ट का तीसरा जहाज है। दोस्तों अगली अपडेट भारतीय सेना को लेकर आ रही है। भारतीय सेना ने एक RFI जारी की है 50 की संख्या में आर्मर्ड अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स के लिए। RFI के अनुसार ये जो आर्मर्ड अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स है ये -15 से 50 डिग्री सेल्सियस पर काम करने लायक होने चाहिए। साथ ही इन्हें 5000 मीटर की ऊंचाई पर ऑपरेट भी किया जाएगा और ये वाहन यानी कि ये जो व्हीकल बनेगा वो एक ट्रैक किए गए इन सर्विस प्लेटफॉर्म पर आधारित होना चाहिए जो कि एक बख्तरबंद सुरक्षा प्रदान करता हो। और ये वाहन अलग अलग तरीके के काम करने में सक्षम होना चाहिए, जैसे कि खुदाई करना, बाधा निकासी और डोजिंग करने में। अगली खबर भारतीय सेना को लेकर आ रही है। भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे जी ने LAC पर ऑपरेशनल तैयारियों की समीक्षा की और उन्होंने लद्दाख के फॉरवर्ड एरिया का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सेक्टर में तैनात भारतीय सेना और ITBP के जवानों के साथ बातचीत की। बता दें कि सेना प्रमुख अपनी 3 दिवसीय यात्रा पर यहां पहुंचे हैं। उनकी लद्दाख की ये यात्रा भारतीय सेना की कमान थामने के करीबन 2 हफ्ते के बाद हो रही है। लद्दाख में ऑपरेशनल तैयारियों की समीक्षा ऐसे समय पर हो रही है जब भारत और चीन के बीच 2020 से ही LAC पर तनाव बना हुआ है। सेना के अधिकारियों ने कहा कि सेना प्रमुख को सीमाओं पर सुरक्षा की स्थिति से अवगत कराया गया, जिसमें पूर्वी लद्दाख पर विशेष ध्यान दिया गया है। वहीं जनरल पांडे जी ने उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी और फायर एंड फ्यूरी कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल SN गुप्ता के साथ बातचीत की। बता दें कि भारत और चीन के बीच सीमा पर जारी विवाद को ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना ने अपनी मुस्तैदी को LAC पर काफी बढ़ा दिया है और हाल ही में अभी तक किसी भी तरीके की घुसपैठ या फिर कोई बड़ी घटना सामने नहीं आई है, क्योंकि भारतीय सेना ने LAC पर चीन की हर हरकत पर पैनी नजर बना के रखी हुई है, क्योंकि चीन पर भारत भरोसा नहीं कर सकता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्र सरकार के विभागों के साथ साथ मंत्रालयों को 21 मई को उचित तरीके से आतंकवाद विरोधी दिवस यानी कि एंटी टेररिज्म डे मनाने के लिए एक पत्र लिखा है। ये पत्र सभी सचिवों को भेज दिया गया है। इस दिन के महत्व को ध्यान में रखते हुए पत्र में कहा गया है कि हर साल 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने के पीछे का उद्देश्य हमारे युवाओं को आतंकवाद और हिंसा के रास्ते से दूर करना है, साथ ही साथ आम लोगों की पीड़ाओं को सामने लाना और ये दिखाना कि कैसे राष्ट्रीय हित के लिए ये हानिकारक है। गृह मंत्रालय ने कहा कि सभी सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों और अन्य सार्वजनिक स्थानों में आतंकवाद विरोधी शपथ ली जा सकती है। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो भारत के पहले स्वदेशी INS विक्रांत को लेकर आ रही है। बता दें कि INS विक्रांत जो भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है, इसका अंतिम समुद्री परीक्षण इस महीने होगा, लेकिन कहा जा रहा है कि इस पर थोड़ा और वक्त लग सकता है। कोचिन शिपयार्ड ने कहा कि एयरक्राफ्ट कैरियर को भारतीय नौसेना को अगले महीने दिया जाएगा और इसे अगस्त 2022 में भारतीय नौसेना में कमीशन किया जाएगा। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो वो इंडोनेशिया के लाइट अटैक एयरक्राफ्ट टेंडर को लेकर आ रही है। अभी हाल ही में इंडोनेशिया की एक वेबसाइट ने इस बात का दावा किया था कि साउथ कोरिया के नए प्रेसिडेंट ने इस बात की घोषणा की है कि कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्री को 18 FA-50 लाइट अटैक एयरक्राफ्ट की डील मिल गई है इंडोनेशिया से, जिसके तहत रॉयल मलेशियन एयरफोर्स 18 लाइट अटैक एयरक्राफ्ट उनसे खरीदेगी और मलेशिया ने इस बात को भी सुनिश्चित किया है कि इन 18 फाइटर जेट्स की जो पेमेंट होगी वो पाम ऑयल काउंटर ट्रेड के माध्यम से होगी। दोस्तों दरअसल ये न्यूज फेक है। दरअसल कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्री ने बताया कि इंडोनेशिया की न्यूज रिपोर्ट बिल्कुल गलत है, जिसका कोई जमीन आधारित तथ्य नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें कोई अभी ऑर्डर नहीं मिला है मलेशिया से। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75I को लेकर आ रही है। दरअसल भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75I प्रोजेक्ट के तहत जो कंटेंडर हैं उनमें से कुछ के पास सी प्रूवन AIP सिस्टम और लिथियम आयन बैटरी सिस्टम नहीं है, जिससे कि उन्होंने इस परियोजना से अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। लेकिन कुछ कंटेंडर ऐसे हैं जो अपनी तकनीक का हस्तांतरण भारत के साथ नहीं करना चाहते। वे अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को सुरक्षित रखना चाहते हैं। लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारतीय रक्षा मंत्रालय ने उन विदेशी कंपनियों को
शॉर्टलिस्ट क्यों किया जिनके पास सी प्रूवन एआईपी सिस्टम नहीं है। अब इससे ये बात साफ हो गई है कि 5 शॉर्टलिस्ट जो कंपनी है उन्होंने एआईपी सिस्टम के बारे में अपनी गलत अवधारणा को पेश किया। भारत के पास अब एक ही विकल्प बचा है कि वो अपने इस प्रोजेक्ट यानी कि प्रोजेक्ट 75i की आरएफआई में बदलाव करे और उसमें एआईपी सिस्टम की जरूरत को हटा दें। लेकिन जो भी कंपनी सेलेक्ट की जाएगी पनडुब्बी निर्माण के लिए, उनको अब इस बात की गारंटी देनी होगी कि वो डीआरडीओ के द्वारा मॉडुलर एआईपी सिस्टम को इन पनडुब्बियों में इंटीग्रेट करेगी। दोस्तों अगली अपडेट की बात करते हैं तो वो आ रही है रॉयल मोरक्को सेना को लेकर। बता दें कि रॉयल मोरक्को सेना ने टाटा 6x6 हाइड्रोलिक क्रेन ट्रकों की अतिरिक्त 619 यूनिटें खरीदी हैं। मोरक्को के पास पहले से ही स्टैंडर्ड 6x6 ट्रूप कैरियर मॉडल भी है जिसकी 1239 इकाइयां हैं। दोस्तों अगली खबर भारतीय सेना को लेकर आ रही है। सेना के अधिकारियों और जवानों को बेहतर और बड़े घर में रहने की सुविधा मिलेगी। ये घर नवीनतम राष्ट्रीय मानकों के साथ बनाए जाएंगे। भारतीय सेना के अधिकारी ने बताया कि इस सप्ताह की शुरुआत में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसके लिए मंजूरी दे दी थी। सैन्य कर्मियों के लिए नई आवास परियोजना में बहुस्तरीय पार्किंग, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल कोर्ट, इसके अलावा नए इंडोर खेल परिसर सहित कई अन्य सुविधाएं होंगी। भारतीय सेना के अधिकारियों ने बताया कि आवास के नए पैमाने को 13 साल बाद मंजूरी मिली है। आवास के नए पैमाने के तहत बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए पवन, सौर, भूतापीय जैसे नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा सैन्य कर्मियों के आवास में लगेज स्टोरेज स्पेस का भी विस्तार किया जाएगा। दोस्तों यूक्रेन हमले को लेकर रूस पर कई तरीके के प्रतिबंध लगाए गए हैं। इस पर G7 ने एक बयान में कहा है कि दुनिया के सबसे अमीर राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले 7 औद्योगिक देशों के समूह ने चीन से यूक्रेन पर हमले के लिए रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों को कम नहीं करने का आग्रह किया है। साथ ही G7 ने कीव में मॉस्को की कार्रवाई को सही नहीं ठहराने का भी आग्रह किया है। G7 के विदेश मंत्रियों ने यह भी कहा कि हम उन सीमाओं को भी नहीं पहचानेंगे जो रूस ने सैन्य आक्रमण से बदलने का प्रयास किया है। G7 का ये घटनाक्रम जर्मनी में वार्ता आयोजित करने के बाद आया है, जहां विदेश मंत्रियों के समूह ने सामूहिक रूप से यूक्रेन के साथ एकजुटता और समर्थन व्यक्त किया है। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।